इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई चाहत या फिर कोई शौक़ ना हो, पर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की चाहत और शौक़ पूरी हो जाए। इसीलिए इंसान अपने शौक़ को पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। पर वहीं पे कुछ इंसान हैं जो अपनी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल कर लेते हैं। आज की कहानी में एक महिला अपने शौक़ को पूरे करने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है जौनपुर और इसी जौनपुर का एक थाना पड़ता है पंवारा। पंवारा थाने का ये गांव आता है भूईधरा और इसी भूईधरा गांव का रहने वाला राम कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 35 से 36 साल। राम कुमार की पत्नी कंचन, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल और एक 4 साल का बेटा। ये 3 सदस्य का परिवार इसी भूईधरा में पिछले 8 साल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राम कुमार, जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चलाता है। एक दिन कंचन अपने बेटे को लेकर के अपने मायके चली जाती है, लेकिन जैसे ही कंचन अपने मायके पहुंचती है कि ठीक उसके एक सप्ताह बाद ही 14 मई 2022 की राम कुमार की हत्या कर दी जाती है और राम कुमार की डेड बॉडी हरगिर गांव के पास शारदा नदी के किनारे लोगों को मिलती है। जैसे ही राम कुमार की डेड बॉडी लोगों को मिलता है, तुरंत ही लोग इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और राम कुमार की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर घटनास्थल को बड़ी बारीकी से मुआयना करना शुरू करती है। तो पुलिस देखती है कि दरअसल घटनास्थल पर एक चाकू पड़ा हुआ है, एक रस्सी पड़ा हुआ है और साथ ही एक कपड़ा पड़ा हुआ है। राम कुमार की डेड बॉडी को देख करके साफ पता चल रहा था कि राम कुमार की 2 से 3 दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी। राम कुमार के गले पे एक तेजधार हथियार को चलाया गया था। राम कुमार का डेड बॉडी पानी में बुरी तरीके से फूल चुका था। पुलिस तुरंत ही राम कुमार की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और तुरंत ही इस बात की खबर राम कुमार की पत्नी कंचन को देती है। कंचन जब थाने पहुंचती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो कंचन कहती है कि साहब, एक सप्ताह पहले ही मैं अपने बच्चे को लेकर अपने मायके आई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे पति की हत्या किसने की है और मेरे पति का डेड बॉडी इस नहर तक कैसे पहुंचा है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए कंचन से राम कुमार का मोबाइल नंबर मांगती है ताकि उसके जरिए अपराधी तक पहुँचा जा सके। इस पर कंचन कहती है कि साहब, मेरे पति राम कुमार मोबाइल नहीं रखते थे। आखिरकार पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन अपराधी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है और तभी एक खबरी पुलिस वालों को खबर देता है कि साहब, कंचन का अपने मायके में ही एक व्यक्ति के साथ में लव अफेयर चल रहा है जिसका नाम है अंकित पटेल। पुलिस खबरी के ही तहरीर पे कंचन को थाने बुलाती है और फिर अंकित के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो कंचन इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जब अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, कहीं ना कहीं कंचन अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मेरा अंकित पटेल के साथ में लव अफेयर चल रहा है। पुलिस अब अंकित के मोबाइल नंबर मांगती है और फिर मोबाइल नंबर से अंकित का सीडीआर निकालती है और साथ ही साथ अंकित के मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकालती है। मोबाइल के सीडीआर से तो ये साफ पता चल जाता है कि अंकित का कंचन के साथ पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन अंकित के मोबाइल का लोकेशन 11-12 मई की रात में इसी शारदा नदी किनारे का दिखाता है। इसी डिटेल्स के आधार पर पुलिस तुरंत अंकित पटेल को भी थाने लेकर पहुंच जाती है और फिर अंकित और कंचन दोनों को साथ बिठा करके और इन दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही अंकित अपने सामने कंचन को देखता है, अंकित को लगता है कि शायद सारा राज खुल चुका है। पुलिस जब अंकित से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार अंकित भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। कंचन, जो कि गोहनी गाँव की रहने वाली है। कंचन का पिता का नाम शंभू सिंह, माँ का नाम पार्वती और कंचन का एक बड़ा भाई कुलदीप। कंचन के पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। आज से 12 साल पहले जब कंचन की शादी नहीं हुई थी, कंचन के पिता शंभू सिंह बड़ी मुश्किल से अपने घर परिवार का खर्च चला रहे थे, लेकिन कंचन का बचपन से ही बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े शौक थे। कंचन जब अपने गांव के बाकी लड़कियों को देखती है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मार्केट से बढ़िया बढ़िया मार्केटिंग करना, तो कहीं ना कहीं कंचन के भी मार्केट करने का और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक जग जाता है। लेकिन कंचन के पिता इतने पैसे नहीं कमाते हैं कि कंचन के शौक पूरे कर सके। इसीलिए कंचन अपने शौक को पूरे करने के लिए गाँव के लड़कों से कॉन्टेक्ट करना शुरू करती है। गाँव के लड़के भी जब देखते हैं कि कंचन के बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े शौक हैं, गांव के लड़के कंचन को पैसा देना शुरू करते हैं। लेकिन कंचन को भी समझ में आ जाती है कि अगर गांव के लड़के उसे पैसे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है बदले में उन्हें भी कुछ चाहिए।
आखिरकार कंचन भी अपने पूरे शरीर को बाकी लड़कों के सामने सौंप देती है। कई सारे लड़कों के साथ में कंचन संबंध बनाती है और बदले में बहुत सारे लड़के कंचन के ऊपर पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन कंचन के पिता शंभू सिंह को मालूम चल जाती है। गांव के लोग जब कंचन के बारे में शंभू सिंह से शिकायत करते हैं, शंभू अपनी बच्ची की अच्छी खासी पिटाई करता है और अपनी बच्ची के ऊपर रोकथाम लगाना शुरू करता है। लेकिन कंचन अपने शौक को लेकर के इतने पागल हो चुकी थी कि इसके बावजूद भी अपने पिता की एक भी बातें नहीं सुनती है और अक्सर गांव के लड़कों से कांटेक्ट करती है। जब अपने पिता की बातें नहीं मानती है, आखिरकार शंभू सिंह को लगता है कि अगर कंचन की यही हरकत रही तो हम गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए शंभू कंचन की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी ये तलाश भी पूरी हो जाती है और फिर शंभू कंचन की शादी राजेश पटेल से तय कर देते हैं। राजेश पटेल जो प्रतापगढ़ के धर्मपुर गांव का रहने वाला है और आज से ठीक 12 साल पहले कंचन की शादी राजेश पटेल से कर देते हैं। कंचन जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, राजेश के साथ में खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। राजेश भी दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करता है। जो भी पैसे कमा के लाता है कंचन के ऊपर खर्च करना शुरू करता है। देखते ही देखते लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है और इन 4 सालों में 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं, राजेश के घर में भी खर्चा बढ़ जाता है। अब कंचन के ऊपर उतने सारे पैसे नहीं खर्च कर पाता है। कंचन को भी लगता है कि अब फिर से मेरे सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं। इसीलिए कंचन अपना फिर से सारे शौक पूरे करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तलाशी करना शुरू करती है और आखिरकार एक दिन कंचन की मुलाकात राम कुमार से होती है। राम कुमार जो कि हरदोई में अपने बहन के साथ में रहता था और इसी प्रतापगढ़ में काम के सिलसिले में पहुंचा था और यहीं पे कंचन से मुलाकात होती है। राम कुमार की कंचन से जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों में बातचीत होती है और उसके बाद से दोनों एक दूसरे को अपना नंबर शेयर कर देते हैं और फिर दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातचीत होते होते दोनों में लव अफेयर शुरू होता है और उसके बाद से कंचन और राम कुमार दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं और फिर दोनों में संबंध भी बनना शुरू होता है। राम कुमार कंचन के प्यार में कुछ इस कदर से पागल हो जाता है कि अब कंचन के बगैर रह ही नहीं पाता है। इसीलिए राम कुमार एक दिन कंचन से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। राम कुमार कंचन के ऊपर काफ़ी सारे पैसे भी खर्च करता है। कंचन को भी लगता है कि जिस व्यक्ति की मुझे तलाश थी शायद वो राम कुमार ही है और आखिरकार अपने शादी के 4 साल के बाद ही अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़ करके और 8 साल पहले राम कुमार से शादी कर लेती है। राम कुमार कंचन से शादी करके और इसी भूईधरा गांव में एक घर बनाता है और फिर कंचन के साथ रहना शुरू करता है। 2 साल का जब समय गुजरता है, राम कुमार का भी एक बेटा पैदा होता है। लेकिन बच्चे के घर में आने के बाद से फिर से राम कुमार के घर में भी वही स्थिति आ जाती है जो कंचन के अपने पति राजेश पटेल के साथ में हो रही थी। कंचन के फिर से अपने शौक पूरे नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद कंचन एक आदमी की तलाश तो करती है, लेकिन ये तलाश कंचन की पूरी नहीं होती है और देखते ही देखते लगभग 8 साल का समय गुजर जाता है। कंचन कैसे भी राम कुमार के साथ में अपना जीवन व्यतीत करती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की तलाश करना कंचन बंद नहीं करती है और आखिरकार 8 सालों बाद कंचन की मुलाकात अंकित पटेल से होती है। अंकित पटेल जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, अंकित के 3 बच्चे भी हैं। अंकित जो कि दिल्ली के एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। अंकित अक्सर दिल्ली से छुट्टी लेकर के अपने गांव आता है। जब गांव आता है तो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता है और ढेरों सारे पैसे खर्च करता है। पहली बार जब कंचन अंकित को देखती है तो उसके खर्चे देख करके कंचन को लगता है कि शायद जिस व्यक्ति की मैं तलाशी कर रही थी वो अंकित ही है और आखिर अंकित का पीछा करना शुरू करती है। पहले अंकित के बारे में पता लगाती है तो अंकित के बारे में एक ऐसी सच्चाई कंचन को मालूम चलता है जिसकी सख्त ज़रूरत थी कंचन को। दरअसल अंकित का भी अपने पत्नी के साथ में उतना कुछ खास नहीं बन पा रहा था और इसी कमजोरी का कंचन फ़ायदा उठाना शुरू करती है। आखिरकार कंचन अंकित के ऊपर डोरे डालना शुरू करती है। अंकित भी जब कंचन को देखता है, उसके नज़रों में अपने लिए जब प्यार देखता है, अंकित भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और कहीं ना कहीं कंचन के तरफ बढ़ा चला जाता है और फिर दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर दोनों के बीच में बहुत जल्दी संबंध भी बन जाता है। अंकित जब पहली बार कंचन के साथ में संबंध बनाता है, कहीं ना कहीं कंचन का दीवाना हो जाता है और उसके बाद से अंकित कंचन के ऊपर ढेरों सारे पैसे खर्च करना शुरू करता है। कंचन का भी दिन बेहतर से गुजरना शुरू होता है। राम कुमार जब भी अपने घर से सुबह ड्यूटी के लिए निकलता है, उसके तुरंत थोड़ी ही देर के बाद कंचन भी सज धवर करके अपने घर से निकलती है और अंकित से मिलने के लिए पहुंच जाती है। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन ये बातें
कंचन के पति राम कुमार को नहीं मालूम चल रहा था, लेकिन ये बातें गांव के लोगों को मालूम चल जाती है और आखिरकार गांव का एक दिन एक व्यक्ति इस बात की शिकायत राम पुकार से करता है। जैसे ही राम पुकार को असलियत अपनी पत्नी के बारे में मालूम चलता है, अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े करता है और उसके बाद से आए दिन हर रोज़ कंचन और राम पुकार के बीच में इसी अंकित को लेकर के झगड़े तकरार होना शुरू होता है। लेकिन राम पुकार अभी तक अंकित को देखा नहीं था। इसी झगड़े तकरार से तंग होकर के एक दिन कंचन अंकित से मुलाकात करती है और कहती है कि मेरे पति राम पुकार से आए दिन तुम्हारे लिए झगड़े तकरार होती रहती है। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपने पति के साथ नहीं गुजार सकती हूँ। बेहतर है कि तुम मेरे पति को हमारे रास्ते से ही हटा दो, क्योंकि हमारे रास्ते का वो रोड़ा बन रहा है। जैसे ही इस तरह की बातें कंचन अंकित से कहती है, अंकित भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए अंकित एक षड्यंत्र बनाता है। और इसी षड्यंत्र के तहत कंचन एक सप्ताह पहले अपने मायके सोहनी गांव पहुंच जाती और उसके बाद से अंकित राम कुमार से मुलाकात करता है और उससे दोस्ती कर लेता है और दोस्ती इस कदर से गहरी कर लेता है कि उसके साथ में उठना बैठना शुरू कर देता है। इधर राम कुमार भी अपनी पत्नी से इतना काफ़ी तंग आ चुका था कि धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर देता है और अक्सर अपने पत्नी को कोसना शुरू करता है। 11-12 मई के रात में अंकित राम पुकार से मुलाकात करता है और उसे दारू पिलाने के लिए घर से बाहर ले जाता है। जैसे ही ले करके बाहर जाता है, काफ़ी मात्रा में राम कुमार को दारू पिलाता है और अंकित राम कुमार से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को भूल जाओ और नए सिरे से एक ज़िंदगी की शुरुआत करो। और फिर राम कुमार से बात करते करते रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास इसी शारदा नदी के किनारे लेकर के जाता है। जैसे ही राम कुमार नदी के किनारे पर पहुँचता है, राम कुमार तो काफ़ी नशे में चूर होता है। अंकित तुरंत अपने षड्यंत्र के तहत अपने जेब से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और राम कुमार के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से राम कुमार की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और उसके बाद से राम कुमार के हाथ और पैर को एक रस्सी से बांधता है, कपड़े से बांधता है और राम कुमार की डेड बॉडी को नहर में फेंक देता है। और उसके बाद से अंकित अपने घर चले आता है। लेकिन राम कुमार की डेड बॉडी उस नहर के पानी में आगे नहीं जा पाती है। दरअसल नहर के पानी में एक पोल का खंभा गिरा होता है और उसी पोल के खंभे में राम कुमार की डेड बॉडी वहीं पे फंस के रह जाती है। और 3 दिन के बाद जैसे ही राम कुमार की डेड बॉडी पानी से ऊपर आता है, गांव के लोग तुरंत ही उसकी डेड बॉडी को देख लेते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो इन्हीं के तहरीर पे पुलिस कंचन और अंकित दोनों को अपने कस्टडी में लेती है। इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।